नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी इंडिया। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। आज हम विशेष चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में एनडीए ने अपनी सीट को लेकर लिस्ट जारी कर दी है और आपने देखा कि उस लिस्ट में जीतन राम मांझी को सिर्फ 6 ही सीट मिली है और पहले से जीतन राम मांझी दावा कर रहे थे कि हम 15 से कम सीट पर नहीं लड़ने वाले हैं। ऐसे बीजेपी ने ऐसी क्या रणनीति अपनाई कि जीतन राम मांझी मान गए 6 सीटों पर लड़ने के लिए? देखिए, एनडीए अलायंस जो अभी आप देख रहे हैं उसमें 4 से 5 पार्टियां हैं। सबसे पहले उसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, चिराग पासवान की एलजेपी-आर है, जीतन राम मांझी की हम है और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 5 दल मिलकर के एनडीए का कुनबा जो है इस बार चुनाव मैदान में उतर रहा है। हम उस बारे में जो आपने जो सवाल पूछा कि आखिरकार मांझी को मनाने का फॉर्मूला क्या था, उस पर जाएंगे, लेकिन एक बार हम आपको एक लिस्ट दिखाते हैं साक्षी। जो एनडीए अलायंस की ओर से जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक 101 और 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू ये दोनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि दोनों जुड़वा भाई हो गए हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस बार दोनों बराबर हैं 101 सीटों पर। 29 सीटें जो है चिराग पासवान के खाते में आई हैं, बड़ी चीज़ है उनके लिए। और साथ साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को 6-6 सीट से संतोष करना पड़ा है। अब आपने एक सवाल पूछा कि आखिरकार वो फॉर्मूला क्या था जिससे जीतन राम मांझी मान गए। दरअसल इस पूरे फॉर्मूले को और पूरे विवाद को निपटाने का जिम्मेदारी जो है धर्मेंद्र प्रधान को दी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, ओडिशा से आते हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि केंद्रीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत भरोसेमंद हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भी भरोसेमंद हैं। लिहाजा जब भी मामला फंसता है तो धर्मेंद्र प्रधान को आगे कर दिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने कई दौर की बातचीत चिराग पासवान से की, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से भी की और उसमें उनका साथ दिया विनोद तावड़े जैसे लोगों ने। तो विनोद तावड़े भी लगातार मीटिंग्स में जमे रहे। एक जो सवाल आपने पूछा कि आखिरकार मांझी मान कैसे गए, तो उसका सिंपल सा जवाब है कि जब टेबल पर ये लोग बैठे और जीतन राम मांझी से उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट मांगी गई, यहीं से मांझी का गेम बिगड़ना शुरू हो गया। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों परिवारवाद की पार्टी के फॉर्मूले की वजह से उलझ गए। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता धर्मेंद्र प्रधान ने उनसे लिस्ट मांगी तो उस लिस्ट में ज़्यादातर जो लोग थे या तो उनके रिश्तेदार थे, नाते रिश्तेदार थे या डायरेक्ट पारिवारिक संबंध था। जैसे जो ओएनओजी इंडिया को जो जानकारी मिली है कि मांझी और कुशवाहा परिवार और रिश्तेदार के मोह में फंस गए, इन सीटों पर पेंच सुलझ गया। जीतन राम मांझी अपनी समधन ज्योति मांझी को 12 चट्टी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। एक सीट तो ये हो गया। दूसरी सीट हो गई इमामगंज सीट से दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। एक जो सीट है उस पर से उनका बेटा लड़ेगा चुनाव, संतोष मांझी। तो अब आप 6 में से 3 सीट तो उन्होंने अपने परिवार के लिए ही रख दिया और बाकी 3 जो है बाकियों के लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक सिंपल सी एक संकेत मिल गया कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है और ये अपने केवल परिजनों को ही लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी ने उसका विरोध नहीं किया, उसमें उनका साथ दिया और लिहाजा जीतन राम मांझी को भी 6 सीट पर संतोष करना पड़ा। और यही हाल जो है लगभग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ है। मैं आपको बताऊं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ भी उनकी पत्नी आ गई, उधर जीतन राम मांझी की बहू आ गई। साथ ही साथ जो महुआ सीट है वहाँ से या तो उनके बेटे दीपक कुशवाहा चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर उनकी जो बहू है साक्षी मिश्रा कुशवाहा वो चुनाव लड़ेंगे। तो फिर से वही हाल हो रहा है कि 2 सीट पर और 1 सीट पर हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद भी चुनाव लड़े। तो ये जो 3-3 सीट वाली जो हालत है, तो 3 सीट पर परिवार के लोग और 3 सीट पर बाकी और, यही वो फॉर्मूला था बीजेपी को इनकी पेंच या कहें कि कान पकड़ने के लिए, जहां से बीजेपी ने इनके परिवारजनों का विरोध नहीं किया, बदले में ये 6 सीट पर मान गए और 6 सीट से इनको संतोष करना पड़ गया। सर, आखिर जो कैंडिडेट हैं, जो ये पार्टीज है, ये किन कैंडिडेट को कौन सी सीट देगी, क्या लगता है आपको? और कौन कौन सी सीट इन पार्टी को मिली है? जो एनडीए ने 5 अपनी टीमों के साथ ये सीटों का बंटवारा किया है,
तो इनको कौन कौन सी सीटें मिली है? जीतन मांझी के पास कौन सी सीटें, उपेंद्र कुशवाहा के पास और चिराग पासवान के पास? देखिए, जो ONOG इंडिया के पास जो एक्सक्लूसिव लिस्ट जो सामने आई है, उस लिस्ट के मुताबिक साफ पता चल रहा है कि हम जो है वो बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें टेकारी है, कुटुंबा है, अतरी है, इमामगंज है, सिकंदरा है और बाराचिट्टी। ये 6 विधानसभा सीटें जो हैं ये हम पार्टी के लिए है। अगर RLM की बात करें, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, तो सासाराम है, दिनारा है, उजियारपुर है, महुआ है, बाजपट्टी है और मधुबनी है। ये समझना होगा, जो सासाराम और दिनारा है ये दोनों सासाराम की ही सीटें हैं, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ अगर चिराग पासवान की बात करें साक्षी, तो उनके पास लगभग 29 सीटें उन्हें मिली हैं और उन सीटों में अगर बात किया जाए तो गायघाट है, लालगंज है, दानापुर है। दानापुर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली चुनाव लड़ते रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अरवल है, रोसड़ा है, बखरी है, बेगूसराय का ये बखरी सीट है, साहेबपुर कमाल है, राजा पाकड़ है, हाईघाट है, एकमा है, मढ़ौरा है, अगियाओं है, ओबरा है, गया है, हिसुआ है, ये नवादा में आता है और हिसुआ कभी बाहुबली विधायक वहाँ से भी हुआ करते थे। फतुहा है, राजगीर नालंदा में आ जाता है, नीतीश कुमार के इलाके का ये सीट है। कदवा है, सोनबरसा है, बलरामपुर है, गोविंदपुर है, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा की सीट है और यहाँ पर कई कैंडिडेट जो हैं लगातार चिराग के संपर्क में हैं। सुगौली है, मोरवा है, मखदुमपुर है जो जहानाबाद की सीट है, कस्बा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से करीब 29 सीटें जो हैं चिराग पासवान के खाते में आई है। 6 सीट जिसका हमने जिक्र किया वो उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को मिली। सर, चिराग की झोली पर एनडीए ने काफ़ी इंपॉर्टेंट सीटें डाली हैं। आखिर क्या लगता है, जिस तरह से चिराग पासवान के पास जो सीटों की एकदम भरमार हो गई है, तो ऐसे क्या वो जीत का परचम भी लहरा पाएंगे? क्या लगता है आपको, उनका चुनावी प्रचार और जो जनता का प्यार उनको मिलता रहा है? देखिए, थोड़ा सा चिराग के रणनीति को समझने के लिए और दबाव को समझने के लिए ना आपको 2020 में जाना पड़ेगा। 2020 का जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो चिराग ने अकेले लड़ने का ऐलान किया और चिराग के अकेले लड़ने से लगभग 8 से 9% वोट जो है चिराग के खाते में गई है। इसका एक बड़ा खामियाजा जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ा था और मोस्टली सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल बन करके आई थी, उसके बाद बीजेपी थी और उसके बाद जो है जेडीयू बची थी। तो बहुत बड़ा दिक्कत जेडीयू को हुआ था। लेकिन उस समय जो मुकेश सहनी है 2020 में वो एनडीए के अलायंस में थे, लेकिन अब वो महागठबंधन के पाले में बैठे हुए हैं। और 2020 के चुनाव को समझना होगा, 2020 में यही जीतन राम मांझी को 15 सीटें मिली थी, लेकिन आज उनको 6 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। अब देखिए चिराग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन चिराग जब 2020 में चुनाव लड़े, भले ही कई सीटों पर चुनाव लड़े, जीता केवल एक विधायक था उनका, लेकिन वोट बहुत ज़बरदस्त काटा, 8 से 9% वोट काटा। लेकिन 2024 का जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो चिराग पासवान जो है केंद्र में मंत्री बन गए जीतने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस था। 5 सांसद चिराग पासवान के जीत करके आए। इन्हीं 5 सांसदों के दम पर चिराग जो हैं लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाए हुए थे। आपको पता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के पास जो है बहुमत नहीं है, अकेले दम पर उनके पास बहुमत नहीं है, तो सहयोगी दल को साथ लेकर के चलना उनकी मजबूरी बन गई है। एक तो ये बात है, दूसरा 5 सांसद जीत करके आए हैं, तीसरी हर बार चिराग ये कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, तो एक गुडविल का भी उनको फ़ायदा मिला है और यही कारण है कि चिराग जो है आज 29 सीट लेकर के जंग मैदान में अब कूदने वाले। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज विशेष चर्चा में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सीट बंटवारे के फॉर्मूला आपने सुना। आपकी भी कोई राय है? आप क्या समझते हैं चिराग की जीत का? आपको क्या लगता है चिराग पासवान के पास जितनी सीट आई है, क्या वो उस तरह से जीत का परचम लहरा पाएंगे? जीतन राम मांझी जो संतुष्ट हुए हैं, आपको क्या लगता है? इन सारी चीज़ों को लेकर आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहें ONOG इंडिया। धन्यवाद।